रमज़ान की आमद है, घरों में तैयारियां बहुत ही जोश व खरोश से शुरू हुई हैं और इसमें भी ज़ाहिर है चूँकि रमज़ान है और हमें रोज़ा रखना है और रोज़ा हम पर भी फ़र्ज़ किया गया और हमसे पहली कौमों पर भी फ़र्ज़ किया गया था, तो उसकी तैयारी तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें ग़िज़ा के हवाले से जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं या जिस तरीके से ये महीना आपको लेके चलना है इस सख्त गर्मी में, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम ख़ुद तराशते हैं मनाजिल के संगोरा, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। हमारी ज़िंदगी है, हमारा रोज़ा है, हमारी सेहत है और इस हिसाब से हमें चीज़ों को लेके चलना है। रोज़े चूँकि हमसे पहले भी कौमों पे फ़र्ज़ किए गए थे, मगर क्यों इस्लाम में कोई चीज़ क्यों के बग़ैर नहीं है, ठीक है। हमें अपनी सेहत की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है और जो चीज़ें हम पे फ़र्ज़ की गई हैं और जिस तरीके से हमें बताई गई हैं करने के लिए, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है। रमज़ान का रोज़ा सबसे पहले हमें बर्दाश्त सिखाता है, हमें सब्र सिखाता है। वो गरीब जो कि एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे होते हैं, हम उसकी तकलीफ़ और उसके सब्र को भी यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स हैं इस महीने में कम होते हैं। डायबिटीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे शुगर लेवल्स इसमें बहुत बेहतर हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हम कम कर सकते हैं। हम अपने आप को प्रॉपर्ली तरीक़े से लेके चल सकते हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंटी एजिंग होता है रोज़ा और कैंसर से, बहुत सारी चीज़ों से आपको तरीके से बचा सकता है अगर आप इसको फॉलो करें। इस प्रेजेंटेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहली बात तो डाइट के हवाले से हो जाएगी, दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हो जाएगी और तीसरी चीज़ हो जाएगी कुछ डाइट्स जिनके साइड इफ़ेक्ट्स। हम बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं ना कि रमज़ान आ रहा है, हमारे जहन में ये होता है कि ये खाने पीने का महीना आ गया और हम इसको एंजॉय कर सकें। ऐसी बात नहीं है, सेहत सबसे पहले है। पहली बात इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि आपका टाइम टेबल बनाना, टाइम को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको किस तरह से लेके चलें। आम तौर पे जब क्लिनिक्स में मेरे पास मरीज़ आ रहे होते हैं तो हम 5 मील्स के तरीके से उनको गाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग एंड डिनर। बट दिस कैन नॉट हैपन इन रमज़ान। तो रमज़ान में आपका जो सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, सहर, अफ्तार और फिर डिनर, जिसको हम नज़रअंदाज ना करें। जो लोग सहरी को स्किप कर देते हैं, ठीक है, वो इफ्तार में बहुत ज़्यादा फूड इंटेक का शिकार हो जाते हैं, उनका बैलेंस आउट हो जाता है और वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। जो लोग डिनर नहीं करते वो सहरी पे हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी बॉडी को डिवाइड करना है कि 3 मील्स आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है, इसको हम स्किप ना करें। और जो डाइट प्लान है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान अभी शुरू होने में कुछ टाइम हमारे पास रह गया है, तो इसकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी। एक तो ये है कि आपने अपनी फूड लिस्ट बनानी है। ग्रॉसरी, गर्मी का मौसम है, बजाय ये कि आप रमज़ान में जा रहे हैं और ग्रॉसरी लेके आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आपको बैलेंस डाइट मिलती है वो आप अभी से लेकर के अपने पास रख लें। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लोग चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, प्लीज़ इसको अभी से आप बहुत लिमिट कर लीजिए, रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। कैफ़ीन का जब विड्रॉल होता है तो हम क्या कंप्लेन कर रहे होते हैं, मेरे अपने साथ ये मसला है, हेडेक्स, आपको अटैक्स हो रहे होते हैं, आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, इसको आप यहीं पे अभी से कंट्रोल करें। सिगरेट स्मोकर्स भी इसी तरीके से चीज़ों को लेके रखें। बॉडी को आपने डिहाइड्रेट नहीं होने देना। हम जब कंप्लेन कर रहे होते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखने के साथ साथ हमारे जिस्म में तकलीफ़ हो रही है और दर्द हो रहा है, तो वो पानी की कमी से भी होता है और उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप पानी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से रखेंगे, ठीक है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने एक्सरसाइज को इस महीने में निगलेक्ट नहीं करना। उसके 2 तरीक़ेकार हैं। अगर आप पूरे तरीके से तरावी उसको परफॉर्म करते हैं और तमाम पूरी कंप्लीट आप तरावी करते हैं, तो ठीक है, आप एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तरावी पे नहीं जाते या नहीं जाती तो 30 मिनट्स की आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। वो आपकी वॉक है, वो आप रोज़ा खोलने से पहले भी कर सकते हैं और अगर आप अफ्तार करते हैं तो उसके 30 to 40 मिनट्स के बाद भी कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर जहन में रखें और इसको आप मिस ना करें। खाने को बहुत तरीके से आपने खाना है, बहुत चबा चबा के, बहुत सुकून से। डाइटर्स लोग या जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और तरीक़े से चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, वो साइकोलॉजिकली इस बात का शिकार नहीं होते कि मैंने रोज़ा खोलना है और जो भी मेरे समझ में आएगा मैं उसको खा लूँगा और बहुत ही एक हैवी अफ्तार हो जाती है। आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल इसी तरीके से करना है और इसी तरीके से अपने दिन को डिवाइड करना है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। सहरी के टाइम पे
हमने भी लेना है और इफ्तार के टाइम पे भी लेना है। लेकिन बात यह है कि अगर हम अपनी डाइट के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल रखते हैं इस महीने के दौरान, तो बहुत ज़्यादा देर तक हमारा ना सिर्फ ये कि पेट भी भरा रहेगा बल्कि हम एनर्जेटिक भी रहेंगे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। आम जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, जिसमें हम तली हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें गुरेज करना है। जितना ज़्यादा हम फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एसिडिटी इस महीने में बहुत वर्सन हो जाती है, ठीक है, आपका वेट भी गेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो सकती है, हार्ट बर्न की शिकायत से बहुत ज़्यादा लोग दो चार हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि इसको एक लिमिट के अंदर आप रखें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मेरी मुराद वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आपके बॉडी से निकल जाएंगे, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस उनका बहुत स्लो होगा। उसमें वीट भी शामिल है, उसमें ओट्स भी शामिल है। आप लिस्ट बनाते जाइए जो भी मैं इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताऊं ताकि आप ग्रॉसरी कर सकें। उसमें वीट्स भी शामिल है, ओट्स हो गया, बार्ले हो गया, उसके अंदर ब्राउन राइस भी शामिल है, दालें, चने, इस तरह की अशिया, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड। चक्की का आटा आपको लेकर के आना है और अगर 2 kg का आपके पास चक्की का आटा मौजूद है तो उसमें कोशिश करें कि 1 kg का चोकर, जिसको हम भूसी भी कहते हैं, वो आप ऐड कर दें। ये एक ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा और आप इससे अच्छा बेहतर फील करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि जब हम हमारे एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, जिस तरीके से हमें इफ्तार करना है, तो हम खजूर का इस्तेमाल और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल फ़ौरन इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा लैक ऑफ एनर्जी है वो फ़ौरन हमारी रिकवर हो जाए और हम बेहतर महसूस कर सकें। इम्पॉर्टेंट बात उसमें यह है कि जहाँ पे हमें सहरी करनी है, सबसे पहले आप जब सुबह में उठें, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जिक्र कर रही हूँ, जिन लोगों को चपाती खाने का शौक़ है तो वो इसी तरीके से चक्की के आटे के साथ चपाती इस्तेमाल करें। उसके साथ अंडा भी लिया जा सकता है ऑमलेट बना के। साथ में अगर आप दलिया भी लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। थोड़ा सा दलिया भी अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे अपने रवायती चीज़ों से हट के, तो आप ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। और सहरी ख़त्म होने से पहले 4 से 5 चम्मच योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे पूरा दिन फ़ायदा ये होता है कि आपको प्यास नहीं लगती। इलायची भी आप ले सकते हैं ताकि पूरा दिन आपके बैड ब्रेथ जो है उसकी महसूस ना हो आपको मुंह से। फ़ाइबर का इस्तेमाल बिल्कुल ना छोड़िए। आपने सहरी में शुरू में ही 1 से 2 चम्मच इसबगोला हस्त जो है गर्म पानी, नीम गर्म पानी में ले लेना है और यही वाली चीज़ आप रिपीट करेंगे रात को सोने से पहले। रमज़ान में होता क्या है कि हम इतनी ज़्यादा तलन और ये वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अशिया का, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होगी, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, यू बी वेरी अनकम्फर्टेबल और आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। यू फील कि आपकी बॉडी बहुत लोडेड हो गई है और स्वेल्ड अप हो गई है। तो आप डबल इसको रखिए अपना इंटेक फाइबर को। और इसी तरीके से इफ्तार के टाइम पे एक खजूर की 20 कैलोरीज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा खजूर इंटेक की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 खजूर के साथ आपने रोज़ा इफ्तार किया, फ्रेश जूस आपने ले लिया। ऐसे मशरूबात जो बहुत ज़्यादा शुगर से भरे हुए होते हैं या कोल्ड ड्रिंक जिसमें कैफ़ीन हो, प्लीज़ ना लें। कैफ़ीन आपके जिस्म से पानी को निकाल लेती है, निचोड़ लेती है, ठीक है। इट इज़ अ डाययूरेटिक। जितना आप कैफ़ीन से बच सकते हैं इस दौरान, इस महीने में, और अभी से इसकी तैयारी आप शुरू कर दें, तो कैफ़ीन इंटेक, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल उसको कम करें। और यही चीज़ आप रमज़ान में भी करें। रमज़ान में हमें बेसिकली चाहिए क्या होता है, कई दफ़ा भूख हमसे बर्दाश्त हो रही होती है लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही होती। ये हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। और ये जो महीना जिसमें ये रमज़ान आ रहा है बेसिकली हमारे एक इम्तिहान है और ये इम्तिहान हमने करना है और उसमें A1 ग्रेड भी लाना है। तो ऐसी चीज़ों पे हमने फोकस रखना है कि हमारे जिस्म में पानी भी रहे, हमें प्यास भी कम से कम महसूस हो। तो उसकी वजह से हम कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। फ्रेश जूस या फल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद 3 चीज़ें बहुत ही कॉमनली घरों में प्रिपेयर्ड होती हैं, जिसमें चना चाट होता है, उसके अंदर फ्रूट चाट भी होता है, उसके अंदर दही फुल्की या दही बड़े। ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं इसलिए उनकी पसंद की चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ। इसमें से कोई एक चीज़ आप अपने लिए चूज़ करें। अगर आज फ्रूट चाट ले लिए तो कल चना चाट ले लें, परसों दही बड़े ले लें। सारी चीज़ें एट अ टाइम ना लें। अफ्तार करने के वक्त ये आप सोच के ना प्लीज़ बैठा करें कि मैंने पूरा दिन रोज़ा रखा है और अब मेरी हालत तबाह हो रही है और मुझे जो कुछ करना है नहीं, ऐसा ना किया करें। ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको डिनर करना है और इन अशिया से नहीं करना। आपको डिनर वही लंच समझ के करना है जो हम नॉर्मली घरों में कर रहे होते हैं, ताकि सुबह तक आपकी तबीयत भी सेटल रहे। और हमेशा वेट की कंट्रोल का या न्यूट्रिशन का असूल ये होता है कि दिन में आप 5 से 6 से 7 दफ़ा खाएं, पर थोड़ा थोड़ा खाएं। क्योंकि ये चीज़ रमज़ान में फॉलो नहीं हो सकती तो प्लीज़ उसको 2 हिस्सों में डिवाइड ना करें, 3 ही हिस्सों में करें जैसे मैंने आपको बताया है। 2 घंटे के बाद आप डिनर लें या डिनर ऐसे वक्त में रखें जिसके बाद आपके सोने के साथ 2 घंटे का गैप हो।
और इसके अंदर आप सैलड भी ले सकते हैं, सूप भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल है, चिकन है, फ़िश है, रेड मीट है, स्टीम बेकड ग्रिल, वो भी आप ज़रूर ले सकते हैं। आप अच्छा महसूस करेंगे। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अगर आपके अंदर जाता है, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है। याद रखें, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अपना प्लेटर इसमें ज़रूर बनाएं जो आपके पूरे दिन के अंदर अंडा भी हो, गोश्त भी हो, उसके अंदर दही भी हो, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपके पास दालें हों, सब्जियां हों, लेंटिल्स हों, बीन हो, ब्राउन राइस हो, चक्की का आटा। इस कॉम्बिनेशन के साथ अपना प्लेटर डेवलप किया करें। और जितने पकौड़े और समोसे और रोल्स जिसके लिए आपका दिल बहुत ही मचल रहा होता है, उसको आप कम से कम रखें। 1 या 2 ओकेजनली आप ले लें। इससे पूरा महीना आपका बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, आप वेट भी गेन नहीं करेंगे, आपके डायबिटिक लेवल्स जो हैं वो भी सारे आपके कंट्रोल में रहेंगे। जो लोग मेटफॉर्मिन में हैं वो बहुत आराम से रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन जो इंसुलिन के ऊपर हैं उनके लिए भी रोज़ा उसी तरीके से फ़र्ज़ है। मगर क्या चीज़ें हैं कि आपने अपने फिजिशियन से अपनी मॉनिटरिंग करवानी है, अपने इंसुलिन लेवल्स को आपने एडजस्ट करवाना है। वो आपको ओके करके देता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आपके सारे डोजेस को एडजस्ट करके देते हैं आपके फिजिशियन, और उस तरीके से आप रोज़ा रख सकते हैं। साइकोलॉजिकली आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। दूसरी बात यह है कि तेल के ऊपर हम आ जाते हैं। डॉक्टर आयशा, मैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, उसी में मैं पकौड़े बनाती हूँ और उसी में मैं पराठे बनाती हूँ, तो क्या वजह है कि मेरा वेट भी कंट्रोल नहीं होता और मेरे मसाइल में कोई कमी वाक़ई नहीं होती? ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ऑलिव ऑयल अगर इस्तेमाल करें तो हमारे प्रॉब्लम्स हमें अराइव नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं होती। चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी तेल, ठीक है, 2 टेबल स्पून 90 कैलोरीज उसके बन जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ऑलिव ऑयल कोई कैलोरी फ्री है। ऑलिव ऑयल या ब्राउन कलर हम अपनी डाइट में इसलिए ऐड करते हैं कि वो सेहत के लिए बेहतर होगा। आपको ऑलिव ऑयल से हार्ट बर्न, एसिडिटी, ये चीज़ें कम होगी। कैलोरिक वाइज इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने माइंड से आप निकाल दीजिए। दूसरा कंट्रोल आपको नमक पे रखना है। जितना वजन नमक बढ़ाता है, शायरी तेल या चीनी बढ़ाता हो, जितना वाटर रिटेंशन नमक करता है, आपकी सोच है, स्वेलिंग, आपके ये तमाम तर चीज़ें नमक की वजह से होती है। प्लस वाटर रिटेंशन बहुत करता है। प्लस जितना नमक आप अपनी डाइट के अंदर रमज़ान के महीने में डालेंगी या इस्तेमाल करेंगी, उससे आपको और ज़्यादा प्यास लगेगी, और ज़्यादा प्यास लगेगी जो आपके लिए बर्दाश्त से बाहर होगी। तो यहीं पे नमक को, मिर्च मसालों को भी थोड़ा एक कंट्रोल लेवल में आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात एक और है कि डाइटरी इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको दी है, साथ में बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है, एक्सरसाइज इंटरवेंशन और फिजिशियंस मॉनिटरिंग। ये 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसके तरीके से हम अपने रमज़ान को लेके चलते हैं। 4 स्टेप्स जिसमें मैंने कुछ चीज़ें डाइट के बारे में आपको बता दी। टाइम मैनेजमेंट पे मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये बर्दाश्त और सब्र का महीना है। तो आप इसको अच्छी, सिर्फ खाने के ऊपर फोकस ना रखते हुए इसको अच्छी चीज़ों में अपना दिन डिवाइड करेंगे, आपका यह महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। ऐसी इस्लामिक बुक्स अपने पास रखें जिसमें से टाइम निकाल के आप इसको पढ़ने सकें। वॉक का, फिजिकल एक्टिविटी का आप टाइम ज़रूर निकाल के रखें। ज़कात, नमाज, रूहानियत पे ज़रूर फोकस रखें। जितना अच्छा कनेक्शन हमारा अपने खुदा के साथ डेवलप हो जाता है, उतना ही अच्छा ये महीना हमारा गुजरता है। बहुत ही सब्र से और तरीके से आप अल्लाह को याद करें, सब्र से ये महीना लेके चलें। गरीबों की आप जितनी मदद कर सकते हैं करें, फिजिकल एक्टिविटी भी करें और प्रॉपर टाइमिंग्स के ज़रिए अपनी चीज़ों को तमाम कर लेके चलें। इम्पॉर्टेंट बात एक और ये भी हो जाती है कि हमें अगर वेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से कि हम हफ्ते में 1 मरतबा या हमने हफ्ते में 2 मरतबा अपना वेट चेक कर लिया। बहुत ज़्यादा वज़न को बार बार चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं होती, फ़ायदा नहीं होता, उससे आप साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से आप अच्छा फील नहीं करते। इस महीने में ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपना वज़न कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। आपने सेहत के तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चलना है और कोशिश करनी है कि कम से कम मिस्टेक्स हों। तो हमें कैसे अपनी मिस्टेक्स का पता चलेगा? उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि हमें छोटी सी फूड डायरी मेंटेन करें। ठीक है, फूड डायरी है, इसमें आपको 30 पेजेस चाहिए। आप अभी से फूड डायरी लेकर के रखें। जब सबसे पहले आप ग्रोसरी कर रहे हैं तो आप साथ में फूड डायरी भी लाएँ और डेली की उसमें रूटीन रखें। होता क्या है कि हमें याद नहीं रहता। डॉक्टर आयशा, जो कुछ आपने मुझे बताया था, जो आपने डाइट प्लान मुझे दिया था रमज़ान के हवाले से या जिस भी तरीके से, मैंने वो 100% या 200% फॉलो किया, फिर भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। फिर भी मेरे हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस्ड हैं। फिर भी मेरे वज़न का जो मसाइल है वो हल नहीं होते हैं, हार्ट बर्न भी होती जा रही है और वेट बढ़ने से बढ़ता जा रहा है। उस वक्त जो हमारा काम होता है बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर कि मैं उनसे फूड डायरी मेंटेन कराती हूँ।
जब फूड डायरी हमारे सामने आ जाती है, लिखने में कितना टाइम लगता है, आपको रात को सोने से पहले 2 to 3 मिनट सिर्फ चाहिए होते हैं और पूरे दिन का इंटेक तो आपको याद ही होता है, आप रात तक भूलते नहीं, आप उसको लिख लें। जब फूड डायरी मेरे सामने आती है तो पता चलता है कि ये भी मिस्टेक है, ये भी मिस्टेक है, ये दिस इज़ द मेन रीज़न कि आप अपनी मिस्टेक्स को याद नहीं करते और आप ब्लेम लेने को तैयार नहीं हैं कि मैं तो मतलब बहुत ज़बरदस्त मैंने हर चीज़ फॉलो की है। तो अगर आप नहीं भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा सकते तो घर में बैठे भी एक फूड डायरी को ज़रूर मेंटेन करें और उसमें डेली की रूटीन जिसमें एक्सरसाइज भी शामिल हो, कितनी इबादत आपने की, कितने अच्छे काम आपने लिए, पुअर को आप गिफ्ट भी दे रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं और इस तरह से आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा अगर आप बिजी रहें। रमज़ान का कतई ये मकसद नहीं है कि हमें सहरी करके बिल्कुल ही लेट जाना है और शाम तक लेटे ही रहना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपके लिए और ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो इन तरीक़ों से हम अपना रमज़ान बहुत बेहतर तरीके से गुजारेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो मेरी वेबसाइट है www.drashanutritionist.com, उसके ऊपर आप ज़रूर सवाल कर सकती हैं और चीज़ों के बारे में पूछ भी सकते हैं। खुश रहिए और हम ज़िंदगी की जंग में हारे ज़रूर हैं मगर किसी महाज पर पसपा नहीं। थैंक यू सो मच।